डियर स्टूडेंट्स, तो आज सॉलिड स्टेट में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। डिफ्रैक्शन मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी वस्तु से जब कोई लाइट टकराए, यानी प्रकाश जब टकराए और उस वस्तु से टकराकर वो वापस मुड़ जाए, बस उसी को हम डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन एक्चुअली ब्रैग्स ने यूज़ किया। ब्रैग्स एक साइंटिस्ट थे, ब्रैग्स ने इस वर्ड को यूज़ किया था डिफ्रैक्शन। एक्चुअली उसने जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब भी यही होता है। तो एक्चुअली ब्रैग्स ने रिफ्लेक्शन को ही डिफ्रैक्शन बोला था। तो रिफ्लेक्शन भी यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगी और फिर वो वापस मुड़ जाती है, तो उस मुड़ने को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन, या फिर ब्रैग्स ने इसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया डिफ्रैक्शन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल्स द्वारा एक्सरे का डिफ्रैक्शन। एक्सरे आप लोगों ने सुना ही होगा। एक्सरे नॉर्मली जो हम डॉक्टर के पास जाके जब हड्डी वड्डी टूट जाए तो एक्सरे कराते हैं, तो वो एक्सरे होती है। एक्सरे की खोज जो है रॉन्टजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और यहाँ पर एक्स का मतलब होता है अननोन, जिसके बारे में ना पता हो। तो ये तो थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज के मैंने बता दिया। बाकी अब ये क्या है एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, ये हम इसमें देखेंगे। तो एक्सरेज आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। जब हमें क्रिस्टल्स के अंदर के बारे में जानकारी चाहिए तब हम एक्सरे को यूज़ कर लेते हैं। तो एक्सरे के जैसे हमारी शरीर के अंदर जो हड्डी है, हड्डी टूट गई है, तो हड्डी टूट गई है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम उसका एक्सरे कराते हैं। तो ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर की जानकारी जब हमें चाहिए होती है तो हम एक्सरे को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्सरे जो है अंदर जो है जा सकती है वो क्रिस्टल की। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है मैक्स वॉन लावे suggested that it might be possible to diffract X-rays by crystals। जो ये मैक्स वॉन लावे थे, इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने बताया कि क्रिस्टल्स के द्वारा एक्सरे का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। अब ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, रेज तो मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे होंगे, किरण जिसको हम कह देते हैं, या यहाँ पर तरंग की बात हो रही है, तो तरंग और वेव, तरंग है तो तरंग की एक वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। तो ये वेवलेंथ वर्ड भी आपने सुना हुआ होगा। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स कब कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज वाज ऑफ द सेम ऑर्डर, और इनका ऑर्डर होता है 10⁻⁻8। जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है एज द इंटरप्लानर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स के जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी इसी ऑर्डर का होता है। तो एक्सरे की वेवलेंथ इसी ऑर्डर की है, और जो प्लेन के बीच का डिफरेंस है, क्रिस्टल्स में मैंने प्लेन्स के बारे में आपसे लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेन्स होते हैं जो फिर वो क्रिस्टल में जाकर फेसेस बना लेते हैं। तो इंटरप्लानर डिस्टेंस का मतलब दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस या दो प्लेन के बीच की दूरी। तो दो प्लेन के बीच की दूरी भी ये इतनी ही लगभग होती है, और एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो भी लगभग इतनी होती है, और इसी वजह से एक्सरे जो है डिफ्रैक्ट हो जाती हैं क्रिस्टल के थ्रू। दिस सजेशन कैन आउट टू बी ट्रू व्हेन WL Bragg succeeded in diffracting X-rays from NaCl crystal। और ये सजेशन जो इसने दिया, लावे ने जो सजेशन दिया, ये सही भी आया जब WL Bragg, जो एक साइंटिस्ट थे, WL Bragg भी उन्होंने एक्सरे को डिफ्रैक्ट कराया। किससे? NaCl के क्रिस्टल से, जो नमक का क्रिस्टल होता है उससे एक्सरे को डिफ्रैक्ट कराया, और उन्हें फिर इसमें सफलता भी प्राप्त हुई कि हाँ भाई एक्सरे ने डिफ्रैक्ट भी हो गई NaCl के क्रिस्टल से। ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल के अंदर जब एक्सरे चली गई हैं तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल के अंदर का जानकारी हम आराम से ले सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी हड्डी के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि वो घुस जाती हैं। तो ऐसे ही जब क्रिस्टल के अंदर एक बार एक्सरे चली गई तो उसकी हेल्प से हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने में बहुत सफलता मिली। ठीक है। और फिर ब्रैग्स ने इसी बेसिस पर ब्रैग्स इक्वेशन भी दी, पूरा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पर फिर एक ब्रैग्स इक्वेशन बनाई। अब ये ब्रैग्स इक्वेशन क्या थी? Bragg pointed out that scattering of X-rays by crystals could be considered to be equivalent to reflection from successive planes of atoms in the crystal। तो ब्रैग ने बताया कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे, स्कैटरिंग माने प्रकीर्णन,
वही एक्सरे का फैलाव जो होता है कि क्रिस्टल से वो टकराएंगी और फिर वो वापस मुड़ जाएंगी या वो फैल जाएंगी, जिसको भी आप कह सकते हैं। तो एक्सरे क्रिस्टल द्वारा एक्सरे की जो स्कैटरिंग है उसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे कि बिल्कुल वैसे कि क्रिस्टल में जो एटम्स ने जो वो प्लेन्स बनाए हुए हैं उन प्लेन से उन एक्सरे का रिफ्लेक्शन हुआ हो। मतलब कुल मिलाकर ये बात कि ब्रैग्स ने सिर्फ ये बताया कि क्रिस्टल के प्लेन से एक्सरे का डिफ्रैक्शन जो है एक तरीके का रिफ्लेक्शन है, मतलब वो क्रिस्टल के प्लेन से टकराएंगी और फिर वापस से मुड़ जाएंगी। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरेज कैन अकर ओनली एट सर्टेन एंगल्स। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शन जो एक्सरे का होता है ये कुछ निश्चित एंगल्स पर ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे एंगल पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सिर्फ कुछ एंगल्स होंगे उन्हीं पर ये रिफ्लेक्शन हो पाएगा, विच डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इन द क्रिस्टल्स। और ये कुछ डिफरेंट निश्चित एंगल पर हो पाएगा। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि एक्सरे की वेवलेंथ क्या है और क्रिस्टल में जो प्लेन्स हैं उनके बीच की दूरी क्या है। तो वो एंगल से रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अब जो इक्वेशन आई, द फंडामेंटल इक्वेशन विच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, जो ब्रैग्स ने इक्वेशन दी थी, उसने क्या इक्वेशन दी थी कि उसने बताया था, एक रिलेशनशिप बताई थी किस किस के बीच में, एक्सरे की वेवलेंथ, द इंटरप्लानर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में जो प्लेन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और किस एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हुई हैं। इन तीन चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप बताई थी और उसी रिलेशनशिप को ब्रैग्स इक्वेशन कहा गया। तो ब्रैग्स इक्वेशन मेनली एक्सरे की वेवलेंथ, इंटरप्लानर डिस्टेंस और एंगल के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप है। अब इस ब्रैग्स इक्वेशन को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं ये हम अभी इसमें देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। तो इसमें क्या, ये देखिए एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में क्या है, ये जो ग्रीन लाइन बना रखी है ये क्रिस्टल का एक प्लेन है और जो ये पर्पल लाइन है ये क्रिस्टल का दूसरा प्लेन है। इसमें दो प्लेन दिखाए गए हैं, हालांकि क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन्स पॉसिबल हैं लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो प्लेन्स की बात कर रहे हैं। और जो इसमें ये डॉट डॉट दिखाए गए हैं मोटे मोटे, ये एटम्स हैं। ये एटम्स जो है मिलकर इस प्लेन को बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, ये दो प्लेन्स हैं, एक ऊपर वाला प्लेन है और एक नीचे वाला प्लेन है, और इन दोनों के प्लेन जो हैं ये दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी इंटरप्लानर स्पेसिंग हम जिसको बोल रहे हैं, या इंटरप्लानर डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम डी से, स्मॉल डी से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो दिखाई है रेड से, ये एक्चुअल में एक्सरेज हैं। और इंसिडेंट एक्सरेज का मतलब होता है जब एक्सरे क्रिस्टल पर गिर रही हैं पहली बार में, तो ये क्रिस्टल प्लेन पर गिर रही हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एक्सरे मतलब जब ये गिरी और फिर इन क्रिस्टल प्लेन ने इनको मोड़ दिया, यानी रिफ्लेक्ट कर दिया, और इस रिफ्लेक्शन को ही ब्रैग्स ने डिफ्रैक्शन बोला। तो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे है। रिफ्लेक्ट कैसे हो गई, क्योंकि जैसे ये प्लेन पर गिरी तो इंसिडेंट वो होती हैं जो शुरू में गिरती हैं, और रिफ्लेक्टेड वो होती है जिनको प्लेन जो है वापस से मोड़ देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इस रेज को दिखाया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फिगर शोज अ बीम ऑफ एक्सरेज फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल सरफेस, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये फिगर ये शो कर रहा है कि एक्सरे की जो किरणें हैं वो इन प्लेन पर गिर रही हैं। टू सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन्स, सक्सेसिव माने लगातार, इसके ठीक नीचे ये वाला, ऐसा नहीं कि इनके बीच में भी कोई प्लेन हो, इनके बीच में कोई नहीं है, लगातार दो प्लेन्स हैं। तो टू सक्सेसिव एटॉमिक प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल्स आर शोन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो दोनों प्लेन्स को डिस्टेंस d के द्वारा सेपरेट दिखाया गया है। लेट द एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, हमने मान लिया कि एक्सरे की वेवलेंथ है वो लैम्डा है, स्ट्राइक द फर्स्ट प्लेन एट एन एंगल थीटा। तो सपोज एक्सरे की एक रे जो थी वो पहले प्लेन पर गिरी और इसने इस प्लेन के साथ एक थीटा एंगल बना लिया, ठीक है। सम ऑफ दीज रेज विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन एट द सेम एंगल थीटा, तो कुछ तो किरणें होंगी, एक्सरेज जो होंगी, कुछ तो पहले प्लेन पर गिरेंगी, थीटा एंगल बनाएंगी और इसी थीटा एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ वाइल अदर्स विल पेनिट्रेट एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड प्लेन, लेकिन कुछ एक्सरेज ऐसी भी होंगी जो अंदर के प्लेन तक जाएंगी,
भाई कुछ तो ऊपरी प्लेन पर गई, थीटा एंगल बनाया और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो गई, लेकिन कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो अंदर वाले प्लेन तक जाएंगी और अंदर वाले प्लेन पर जाकर फिर उससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर तक घुस जाना। तो कुछ दूसरी वाली जो होंगी वो अंदर तक घुसेंगी और फिर दूसरे वाले प्लेन से जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। अब आप देखिए इन दोनों रेज में क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो इंसिडेंट, सपोज हम इसको पहली किरण मान लेते हैं। अगर ये पहली किरण जो है इतना डिस्टेंस तय कर रही है तो दूसरी वाली किरण भी यहां तक तो इतना ही डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। फिर पहली वाली यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, इतना डिस्टेंस तय कर रही है, तो दूसरी वाली भी यहां से यहां तक इतना ही डिस्टेंस तय करेगी। लेकिन दूसरी वाली क्या कर रही है, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय कर रही है, जिसको हम सी बी और बी डी से दिखा रहे हैं। इतना डिस्टेंस जो है दूसरी वाली किरण ने ज्यादा तय किया इसके कंपैरिजन में। ये तो आपको डायग्राम देखकर भी समझ में आ रहा होगा। और हमने इसको कैसे निकालते हैं इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को, कि यहां से हम इस पर एक लंब डाल देते हैं जिसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ये परपेंडिकुलर हम डाल देंगे और तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये दोनों ये जो इतना डिस्टेंस है ये दूसरी वाली ने एक्स्ट्रा तय किया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, फिर these rays will be in same phase with those reflected from the first plane if the extra distance traveled by them, जो extra distance था वो कितना था, cb plus bd is equal to integral number n of wavelength। अब ये क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली रे हैं ये इस वाली रे के साथ सेम फेज में होंगी। लेकिन कब, जब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है दूसरी रे ने वो इक्वल होगा इस जो भी हमारी एक्सरे हमने ली है उसके जो वेवलेंथ ली है उस वेवलेंथ के इंटीग्रल नंबर के बराबर होगा। और इसको हम इक्वेशन से दिखा सकते हैं। इंटीग्रल नंबर मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, लेकिन कभी भी हाफ या 3/4 या 2/3 नहीं लेंगे, मतलब एक होल नंबर लेंगे हम, तो वो इंटीग्रल नंबर कहलाएगा। तो जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है अगर ये n लैम्डा के इक्वल है तब हम कहेंगे कि जो ये दोनों रे हैं वो एक दूसरे के साथ सेम फेज में है। सेम फेज में होना क्या होता है वो मैं आपको ही बताऊंगी। तो जब भी ये सेम फेज में होती है तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा। डिफ्रैक्शन होने से मतलब ये हुआ कि अभी ये एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ आधा दिखाया गया है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो रे रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई होती है, उस प्लेट पर जाकर ये पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेव्स सेम फेज में हैं, तो अगर ये सेम फेज में होती है तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें लाइट मिलती है। और अगर ये दोनों वेव्स सेम फेज में नहीं होती तो यहाँ पर हमें डार्क स्पॉट्स मिलते हैं। तो डार्क स्पॉट्स का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, हमें लाइट मिलती है, फिर उसी के बेसिस पर ग्राफ्स बनते हैं और ग्राफ्स की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि इंटरप्लानर डिस्टेंस कितना और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमें हेल्प मिल जाती है। तो वो तो पूरा डिटेल में आपके यहाँ नहीं है, तो सिर्फ इतना आपको समझना है कि ये दोनों दोनों वेव्स तभी सेम फेज में होंगी जब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उस एक्स रेज की लैम्डा के इंटीग्रल नंबर के इक्वल होगा। चाहे तो ये 1 लिख लो, चाहे 2, 1 लैम्डा के इक्वल हो सकता है, 2 लैम्डा के, 3 लैम्डा के, 4 लैम्डा के, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा 1/2 हो या 2/3 हो, ऐसा कोई फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पर नहीं होगा। अब हम समझते हैं इन रेस को फेज में होने का क्या मतलब है। आई होप कि अगर आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तब आपको पता होगा कि ये देखिए वेव माने तरंग क्या होती है। तरंग को हमने ऐसे करके बना दिया आपके सामने, ये इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, फिर ये आगे इस तरह से मूव करती है तरंग, ठीक है। तो एक वेव तो हो गई ऐसी या एक तरंग हो गई ऐसी, वेव का मतलब मैं तरंग से बता रही हूं आपको, ठीक है। और दूसरी वेव जो हमने ली है वो भी हमने ऐसी ली है, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसी को हम लैम्डा बोल देते हैं, वेव लेंथ जो होती है, ठीक है। और ये डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे से मिल जाएंगी, अब जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों की एडिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये दोनों वेव्स एक दूसरे से ऐड होंगी और ऐड कुछ इस तरीके से होंगी कि दोनों के एम्पलीट्यूड जो है
क्योंकि इसका भी एम्पलीट्यूड यहाँ पर ऊपर की साइड। अच्छा हाँ, ये बताना भूल गई मैं, वेव में एक पार्ट होता है क्रस्ट और एक पार्ट होता है ट्रफ। तो ये इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जिसका होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड जिसका होता है उसको हम बोल देते हैं ट्रफ। ठीक है, तो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलता है, तो यानी इसका एम्पलीट्यूड इसके पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इसके पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से मिलेगा, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा जस्ट डबल। मतलब जितना इसका था इतना इसका, दोनों का जब जुड़ जाएगा तो भाई एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, जो फाइनल वेव हमारी बनेगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, या हम ये कहेंगे कि दोनों वेव सेम फेज में थी, यानी दोनों वेव एक फेज में थी। ठीक है, अच्छा अब ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये वाली वेव इस तरह से हो, लेकिन दूसरी वाली वेव जो हो वो कुछ इस तरीके से हो। यानी अब जब ये वाली वेव इस वाली वेव से मिलेगी, अभी भी इंटरफेरेंस होगा लेकिन अब डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव से ये मतलब होता है कि इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इसके नेगेटिव एम्पलीट्यूड से मिलेगा, या फिर इसका क्रेस्ट जो है इसके ट्रेफ से मिलेगा। तो ट्रेफ से जब मिलेगा तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हमारे पास ये एक ऐसे सिंपल सी एक लाइन मिले। कोई वेव जो एम्पलीट्यूड यहाँ बढ़ के आ रहा था ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और तब हम कहेंगे कि ये दोनों वेव्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं। तो एक वर्ड होता है इन फेज, फेज PHASE, और एक होता है आउट ऑफ फेज। तो इन फेज को हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आउट ऑफ फेज को हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहां पर ये कहना है कि जैसे ही ये जो हमने जो यहां पर एक्सरेज ली थी, तो जब भी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यानी जब दोनों वेव सेम फेज में होंगी, तभी हमें यहां फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें लाइट देखने को मिलेगी। और अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिव हुई तो हमें यहां पर डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और इसी को ब्रैग्स ने इक्वेशन के थ्रू बताया कि ये दोनों वेव्स जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, जब दोनों की दोनों वेव्स जो है सेम फेज में, तब हो सकती हैं जब जो एक्सरे हमने ली है उसकी जो लैम्डा है वो इक्वल होगी इनके, इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। और कौन सा लैम्डा? लैम्डा का कोई इंटीग्रल नंबर, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा। तो इस तरह से तब ये, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव्स के बीच में। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमें कोई डिफ्रैक्शन वहां देखने को नहीं मिलता। और कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन है ये कि जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के इंटीग्रल नंबर के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल तो हमारे बन चुके हैं, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला। एक ट्राइंगल है ACB और एक ट्राइंगल है हमारा ADB। तो सिंस द ट्राइंगल ACB एंड ADB आर कॉन्ग्रुएंट, तो हेंस CB इज इक्वल टू BD। ये कॉन्ग्रुएंट वाली सिचुएशन भी आपने ज्योमेट्री में पढ़ी हुई होगी। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये CB जो है BD के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जब CB BD के इक्वल होगा तो चाहे तो आप 2 CB लिख लीजिए, चाहे आप 2 BD लिख लीजिए। तो यहाँ पर n लैम्डा इज इक्वल टू हम 2 CB लिख सकते हैं, क्योंकि तब BD की जगह हम CB लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर BD की जगह CB लिख दूँ तो 1 CB प्लस 1 CB इज इक्वल टू 2 CB हो जाएगा। और ये CB क्या है हमारा, CB एक्चुअल में है हमारा d साइन थीटा। अब ये CB d साइन थीटा के इक्वल कैसे आया, मैंने इसकी जगह लिख दिया 2d साइन थीटा, तो 2 तो एज इट इज रहा, तो CB हमारा d साइन थीटा के इक्वल आया। तो देखिए अब ये कैसे आया, ये हमारा सपोज यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने ले रखा है, ये थीटा, साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, मैं यहीं बना दे रही हूँ ऐसा एक ट्राइंगल, ये हमारा हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा में हम क्या करते हैं, ये जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यही तो आप पढ़ते हैं, या हिंदी में आप इसको कह देते हैं लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ होगा फॉर्मूला, और अगर नहीं पढ़ा है तो भाई आप याद कर लीजिए, वैसे सभी ने पढ़ा होगा। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, या ये जो ऑपोजिट, ये जो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा के ऑपोजिट हमारी ये वाली
वैल्यू हो गई, तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी को देखिए, यही हमने लिखा हुआ है साइन थीटा। अगर हमें ये निकालना है तो साइन थीटा में ये सामने वाली ऑपोजिट साइड हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी, ये हो गया सी बी, और डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाता है इसका कर्ण या हाइपोटेन्यूज। और ये कर्ण की वैल्यू यानी ए बी की वैल्यू क्या है, डी के बराबर है, ए बी की वैल्यू डी के बराबर है, तो इसीलिए हमने साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी अपॉन डी लिखा। और यहां से हम सी बी की वैल्यू लिख सकते हैं डी साइन थीटा, सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और यही वाली इक्वेशन जो होती है हमारी, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। तो दिस इज नोन एज द ब्रैग्स इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को है के हेल्प से हम इंटरप्लानर डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर हम जो है क्रिस्टल की स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो ब्रैग्स इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन्स। ये जो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग यानी जो डी की वैल्यू है, इसे कैलकुलेट करने में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें लैम्डा पता होती है। ये मैंने आगे लिखा हुआ भी है, फॉर एक्सरे ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जो भी हमने एक्सरे डाली होगी उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो हमें पहले से पता होती है। तो वेवलेंथ की वैल्यू यानी लैम्डा की वैल्यू हमें पता है। द एंगल थीटा कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से करते हैं, और इसी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम एंगल थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमें एक बार थीटा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, तो हम इजीली डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो द इंटरप्लानर डिस्टेंस कैन देन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हम उसे कहते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर हमारा निकल के आया है, और अगर हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो वो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, फिर हम 3 रख देंगे तो थर्ड ऑर्डर। तो जितना भी हम नंबर रखते जाएंगे उसी हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हमें मिलता चला जाता है। तो ये पूरा था ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में। तो आपके लिए तो ये है अभी फिलहाल, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे तो आपको ये इक्वेशन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, इन सब के मीनिंग्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।